तो फ्रेंड्स, अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में जो कैश मिला है उसकी वजह से काफी डिबेट्स स्टार्ट हो गए हैं और डिफरेंट जो सेक्शंस हैं, चाहे वो एडवोकेट्स हो गए चाहे वो सिटीजन्स हो गए, वो डिमांड कर रहे हैं कि कोलिजियम में या तो रिफॉर्म करो या इसे खत्म करो। और उसी के चलते काफी न्यूज़पेपर्स में डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स को पब्लिश किया जा रहा है। तो यहाँ पर मेरे हाथ में भी एक लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये न्यूज़पेपर 27 मार्च का है, ठीक है। और यहां पर एक न्यूज पब्लिश हुई है, उसमें लिखा हुआ है एनजेक एंड द वीटो क्वेश्चन। तो मैं बेसिकली क्या करने वाला हूं ना, इस न्यूज ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इसकी 1 बाय 1 लाइन में पढ़ूंगा और उसका पूरा हिंदी मतलब समझाऊंगा और कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए एक अवेयर सिटीजन की तरह। क्योंकि डिबेट में पार्टिसिपेट करने से पहले, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में बोल चुका हूं, आपको पता होना चाहिए आखिरकार एनजेक क्या है, क्यों उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, और कोलिजियम क्या है, क्यों कोलिजियम को हटना चाहिए, कोलिजियम की क्या ड्रॉबैक्स है, वो मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन दोबारा से इस वीडियो में थोड़ा सा आपको पता चलेगा। और वैसे भी एक पर्पस जो इस वीडियो को बनाने का है वो ये भी है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश न्यूज़पेपर समझ में नहीं आते हैं या वो इंग्लिश पढ़ नहीं सकते। तो वो अगर पढ़ नहीं सकते, एटलीस्ट सुन तो सकते हैं, समझ तो सकते हैं उस चीज को, और लोगों को फिर पता होगा इससे कम से कम कि दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है और क्या नहीं होना चाहिए। और कई लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, समय नहीं होता न्यूज़पेपर्स को पढ़ने का, तो वो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि कंट्री के अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि आजकल ऑडियो बुक्स का और इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले तो हेडिंग ही ले लो आप, एनजेक एंड द वीटो क्वेश्चन। तो यहां पर एनजेक का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एनजेक का फुल फॉर्म है, ठीक है। और वीटो क्वेश्चन, इसका मतलब कि यहां पे हेडिंग से समझ में आ रहा है कि एनजेक में जो मेंबर्स है उनमें से किसी मेंबर के पास वीटो होगी, जो अगर बाकी मेंबर्स चाहेंगे कि वो बंदा अपॉइंट हो, तो अगर उन्होंने वीटो लगा दी तो वो अपॉइंट नहीं हो सकता। फिर अब आगे डिटेल में इसी को पूरा समझेंगे। The row over the discovery of vats of currency notes at the residence of Delhi High Court Judge Justice Yashwant Verma last week has given the debate on judicial appointments a new lease of life. देखो, मैं इंग्लिश बहुत क्योंकि मेरी आदत है, मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को बहुत फास्ट पढ़ता हूं, तो मैं फास्ट पढ़ूंगा, लेकिन मैं हिंदी में आपको पूरा आराम आराम से समझाऊंगा। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें यही बात बोली गई है कि जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में करेंसी नोट्स मिले हैं, अब उससे क्या हुआ है कि दोबारा से डिबेट स्टार्ट हो गया जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को लेकर कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट कोलिजियम सिस्टम से होनी चाहिए या नहीं, या कोई बदलाव होना चाहिए। Vice President Jagdeep Dhankar, referring to the National Judicial Appointment Commission Act passed by Parliament in 2014, said on Tuesday that things would have been different if the Supreme Court had not struck down what was the Narendra Modi government's first ambitious policy reform. अब जो उपराष्ट्रपति हमारे देश के जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने खुद एक चीज बोली है। उन्होंने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 और एनजेक जो एक्ट है 2014 का, इन दोनों को रेफर करते हुए उन्होंने खुद ये चीज बोली है मंगलवार को कि चीजें काफी अलग होती अगर सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर ना किया होता। और उन्होंने बोला कि ये दोनों लॉज बहुत ही अच्छे लॉज थे और नरेंद्र मोदी की सरकार एक तरह से पॉलिसी बदलना चाहती थी, रिफॉर्म करना चाहती थी, और उसी के तहत निकाले गए थे। सबसे बड़े जो रिफॉर्म्स थे, सबसे पहले जो निकाले गए थे वो यही थे। लेकिन क्योंकि जुडिशियरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, तो आज सिनेरियो का कहने का मतलब ये है कि अलग है। अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर ना हुए तो सिनेरियो बहुत अलग होता और काफी अच्छा सिनेरियो होता जुडिशियरी में, इनका कहना है यहाँ पे ये। अच्छा, द मैकेनिज्म स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2015 would have given the government a foot in the door in appointing judges to the higher judiciary. अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि एनजेक को और 99th एक्ट को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 को, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को हार्म पहुंचेगा इसलिए, वो भी आप आगे देख लेंगे। और ये सब सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ये लॉज बने और 2015 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल को डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन अगर ये एनजेक हो जाता, यहां पर लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली होता क्या कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत कंट्रोल आ जाता। अभी की तारीख में क्या है, आज क्या सिनेरियो है, आज एक कोलिजियम सिस्टम है जो कि हायर जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जिसका जो भी अपॉइंटमेंट होगा, हाई कोर्ट जिसका जो ट्रांसफर होगा, एक कोलिजियम रिकमेंड करेगा। गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना कि उनकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करनी है, इन्होंने जिस बंदे को कह दिया उसी बंदे को बस जज बनाया जाएगा, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसी का ट्रांसफर होगा हाई कोर्ट में, सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर एनजेक का जो ये लॉ है ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर ना होता तो गवर्नमेंट के पास कंट्रोल आ जाता। तो उसी के बारे में यहां बात करी गई, कैन इट बी ब्रॉट बैक। लेकिन यहां पर अगला जो लाइन है उसमें यही बोला गया, अगली लाइन में
कि क्या इंजक को वापस लेके आया जा सकता है। अब एक बार समझते हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के बारे में। In 1950, sitting federal court judges were transferred to the newly established Supreme Court. Justice Harilal Kania, who headed the federal court, became the first chief justice of India. यहाँ पर आपको समझना होगा कि 1950 के 26 जनवरी 1950 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ और उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1915 को हमारा सुप्रीम कोर्ट का हमने उद्घाटन किया। लेकिन 28 जनवरी 1950 से पहले कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं था, उससे पहले एक फेडरल कोर्ट था। ओके, अब हुआ क्या कि जब सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया हम लोगों ने, जब इसको हमने स्टार्ट किया 28 जनवरी 1950 से, तो उस फेडरल कोर्ट के सभी जजेस को हम लोगों ने यहां पे ट्रांसफर कर दिया। ओके, और जो उस फेडरल कोर्ट को हेड करते थे हरिलाल कानिया, वही सबसे पहले सीजीआई बन गए हमारे इंडिया के और सुप्रीम कोर्ट को हेड करने लगे। फॉर द नेक्स्ट 27 years, द एग्जीक्यूटिव मेड अपॉइंटमेंट टू द हायर जुडिशरी। अगले 25 से 27 साल तक अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट की एड एंड एडवाइस पे प्रेसिडेंट ने सबको अपॉइंट किया, क्योंकि प्रेसिडेंट की एडवाइस पे करता है, तो मतलब कि एग्जीक्यूटिव ने ही हायर जुडिशरी में सारे अपॉइंटमेंट्स करे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सारे अपॉइंटमेंट्स करे। लेकिन अभी आगे पता चलेगा कि 27 साल के बाद 25 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि जुडिशरी को कोलिजियम सिस्टम लाना पड़ा। अच्छा, and although a socially conservative judiciary struck down several laws prompting parliament to repeatedly amend the constitution, this doesn't barely affected the process of appointments. हुआ ये कि जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो गया उसके बाद क्या हुआ कि हमारी गवर्नमेंट जो थी वो कई रिफॉर्म्स करना चाहती थी, लेकिन उस समय हमारी जो जुडिशरी थी वो काफी कंजर्वेटिव थी, वो ज्यादा चेंजेस होने नहीं देना चाहती थी और इसीलिए उसने गवर्नमेंट के जो रिफॉर्म वाले लॉज थे उन काफी लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी जुडिशरी ने डिक्लेयर किया। और जब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को डिक्लेयर कर देती थी तो फिर गवर्नमेंट क्या करती थी, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती थी। तो इसीलिए काफी ज्यादा लड़ाई चलती है सरकार के बीच में, जुडिशरी के बीच में, क्योंकि सरकार का कहना यह था कि आप हमारे लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों डिक्लेयर कर रहे हो, जुडिशरी का कहना यह था कि हमारे जजमेंट्स को तो बाईपास करने के लिए अमेंडमेंट्स कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो चीजें चलती रही, लेकिन फिर भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब कि जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट्स थी वो सरकार करती रही। Things changed in the 1970s when the Indira Gandhi-led Congress government decided to tinker with the seniority norm in choosing the Chief Justice of India. लेकिन सबसे ज्यादा जो चीजें बदली वो बदली आपका 1970 के दशक में, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और उन्होंने देखो हुआ क्या कि उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था सुप्रीम कोर्ट का, कौन होता था, जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर मोस्ट जज था, लेकिन उन्होंने उस पूरे रूल को चेंज करके रख दिया। आप पहले एक बैकग्राउंड समझिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होंगे अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। सीजीआई की ओपिनियन कंपलसरी है लेनी, और बाकी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज की ओपिनियन वो ले सकता है। ये बस लिखा हुआ है, सीजीआई के अपॉइंटमेंट को लेकर कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि सीजीआई वही बनेगा जो सबसे सीनियर है, लेकिन इंदिरा गांधी जी की सरकार ने उस नॉर्म को चेंज कर दिया। और क्यों चेंज किया वो भी हम आगे बताएंगे आपको। सुपरसीडिंग 3 जजेस जस्टिस एन रे वाज अपॉइंटेड सीजीआई 1973। अब हुआ क्या, इंदिरा गांधी ने क्या किया कि 3 जो सीनियर जजेस थे उनको हटा के उनको साइड कर दिया और जो उनके जूनियर थे एन रे उनको 1973 में सीजीआई बना दिया। ऐसा इंदिरा गांधी जी ने इसलिए किया क्योंकि वो जो 3 जज जिनको हटाया गया उन्होंने केशवानंद भारती जजमेंट दिया था 1973 के अप्रैल में, और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया डॉक्ट्रिन बनाया था जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन। और सरकार का मानना यह था कि ये जो जजमेंट है ये हमारे खिलाफ है, हमारे अगेंस्ट है, इसलिए उन्होंने अपने सपोर्टर को बना दिया। ओके, अगेन इन 1977 जस्टिस एमएच बेग वाज अपॉइंटेड सीजीआई ओवरलुकिंग जस्टिस एचआर खन्ना हु वाज फर्स्ट इन सीनियरिटी। फिर 1900 तो जुडिशियल ने कुछ नहीं बोला 73 में जब उन्होंने ऐसी हरकत की सरकार ने, लेकिन फिर 1977 की बात है कि जो जज थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनको बनाया गया वो एमएच बेग थे, उनको बनाया गया। एचआर खन्ना को बाईपास कर दिया गया, उनको मतलब की तरफ से साइडलाइन कर दिया गया, उनको साइड में हटा दिया गया, उनको सुपरसीड करके एमएच बेग को बना दिया गया। ओके, तो ऐसा उन्होंने करा। As a response to the executive's emergency era interference with judicial appointments, the Supreme Court in subsequent rulings evolved the collegium system of appointments. अब इंदिरा गांधी की सरकार ने जो भी what are colloquially known as the first, second and third judges case, अब collegium system जो है जजेस को अपॉइंट करने का वो कैसे बना। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजमेंट से इस collegium system को बनाया और इन जजमेंट्स को पॉपुलरली हम लोग बोलते हैं फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस। ओके, although the constitution does not mention the collegium system, these 3 cases debated the language of Article 124 Clause 2 and 217 Clause 1, which deal with the appointment of judges to the Supreme Court and High Court respectively. हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोलिजियम के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, और यही वो कारण है जिसकी वजह से भारत के नागरिक और जो सिटीजन्स हैं, जो लॉयर्स वगैरह हैं, वो इतना ज्यादा डिबेट कर रहे हैं कि कोलिजियम के बारे में संविधान ने कुछ बोला ही नहीं है तो आपने ये सिस्टम बनाया क्यों। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है कि कोलिजियम सिस्टम जजेस का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। और ये जो फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 124 और आर्टिकल
217 की जो लैंग्वेज है उसको डिबेट किया। अब आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट में जिसकी अपॉइंटमेंट को लेकर बोलता है और आर्टिकल 217 हाई कोर्ट के जिसकी अपॉइंटमेंट को लेकर बोलता है। The cases establish that the collegium headed by the CJI will be given primacy when it comes to appointing judges to a higher judiciary। अब इन केसेस में या यूं कहूं कि जो कोलिजियम सिस्टम बना था वो फाइनल उसको शेप दिया गया था थर्ड जज केस में। तो थर्ड जज केस में अगर मैं कहूं तो जो यहाँ पर यही बोला गया कोलिजियम सिस्टम होगा जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस कोलिजियम को हेड करेगा और बाकी सुप्रीम कोर्ट के और जजेस भी होंगे और इस कोलिजियम को प्राइमेसी दी जाएगी। मतलब कि हायर जुडिशरी की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होंगे वो एक कोलिजियम ही जिस नाम को रिकमेंड करेगा गवर्नमेंट को वही अपॉइंट करना होगा। ये बोला गया है। The court reasoned that because it preserves judicial independence, the judiciary's primacy in appointing judges is part of the basic structure of the constitution। अब कोर्ट ने यहाँ पर क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि देखो अब इससे होगा क्या ना, अगर हमारे पास प्राइमेसी होगी और हम जजेस की अपॉइंटमेंट कर पाएंगे तो इससे जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी और जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस रहना है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। अब आप ये समझो कि केशवानंद भारती का जजमेंट 1973 में ऑलरेडी आ चुका था, मतलब कि थर्ड जज केस से पहले आ चुका था और वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन ऑलरेडी पहले बना चुका था। तो अब उसी को इन्होंने दोबारा कोट कर दिया कि जुडिशियल जो इंडिपेंडेंस है वो बेसिक स्ट्रक्चर है और जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए जुडिशियरी को ही प्राइमेसी आपको देनी होगी जजेस को अपॉइंट करने में। इन्होंने ये चीज बोली क्योंकि अगर हमें प्राइमेसी नहीं दी जाएगी, जिसको प्राइमेसी नहीं दी जाएगी तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगी और इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी तो बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट होगा और वायलेट होगा तो ऑटोमेटिक ही आपके जो लॉज है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फिर हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने यहां पर ये चीज बोली। ठीक है, ठीक है ना। तो ये इन्होंने इसलिए बोला कि भैया जुडिशियल इंडिपेंडेंस जरूरी है और इसीलिए हम लोग कोलिजियम सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कंप्राइजेस द 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस। अब सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जज का अगर अपॉइंटमेंट होता है, मैं आपको बताऊं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, तो उस अपॉइंटमेंट के लिए जो कोलिजियम है उसमें सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई होगा और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे। Since 1993, this collegium has made recommendations to the government for the appointment of judges to the Supreme Court, the appointment of chief justices of the High Courts, and transfer of judges of the High Courts. अब 1993 से ही यही कोलिजियम सारा काम कर रही है, सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज, कि अगर हाई कोर्ट से किसी जज को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करना है तो भी यही कोलिजियम रिकमेंड करती है। अगर एक हाई कोर्ट से किसी एक जज का ट्रांसफर करना है दूसरे हाई कोर्ट में तो भी यही कोलिजियम रिकमेंड करती है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है किसी को तो भी यही कोलिजियम रिकमेंड करती है। A 3-member collegium headed by the Chief Justice of India and comprising the 2 senior most judges of that court makes recommendation for the appointment of judges to the high courts। अब हाई कोर्ट में जो जज अपॉइंट होते हैं उसके लिए 3 मेंबर की कोलिजियम है, उसमें सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज हैं। अब जिसको ये रिकमेंड करेंगे वही बंदा हाई कोर्ट में जज की तरह अपॉइंट हो सकता है। लॉज टू क्रिएट द एनजैक। अब एनजैक कैसे क्रिएट हुआ, किन लॉ से क्रिएट हुआ, उसे हम पढ़ते हैं। Over the years, the collegium system has come under criticism for being opaque and unaccountable। अब पिछले कई सालों से कोलिजियम सिस्टम को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं और लोग इसके खिलाफ काफी कुछ बोल रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है, काफी ओपेक है और ये मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। When the Modi government came to power in 2014, its first major reform plank was to overhaul the process of judicial appointments। अब जब मोदी जी की सरकार आती है 2014 में तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा रिफॉर्म ये लोग करते हैं वो यही करते हैं कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के प्रोसेसर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, कोलिजियम खत्म करने की कोशिश करते हैं। In August 2014, Parliament passed the 99th Constitutional Amendment Act 2014 and the National Judicial Appointment Commission Act 2014। अब अगस्त 2014 में जो संसद है वो 2 लॉज को पास करता है, एक तो एनजेक एक्ट को पास करता है और एक 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 को पास करता है। These 2 laws provided for an independent commission to appoint judges to the Supreme Court and the High Courts, replacing the collegium system। अब इन दोनों लॉज ने ये चीज बोली कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनेगी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनेगी जिसका नाम होगा एनजेक और ये एनजेक ही सारी हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स करवाएगी, यही नाम रिकमेंड करेगी, कोलिजियम को हम खत्म करेगी। द लॉज एंजॉयड नियर कंप्लीट कंसेंसस अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है और सबसे खुश होने वाली बात है वो ये है कि ऐसे तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो छोटी छोटी बात पे लड़ती रहती हैं क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी बहुत अलग अलग होती है, लेकिन ये एक ऐसा लॉ था जिसको सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया, भले वो किसी भी आइडियोलॉजी से बिलोंग करती हैं। इन द लोकसभा 367 एमपीज वोटेड इन फेवर ऑफ द लॉज। लोकसभा में अगर हम बात करें तो 367 एमपीज ने फेवर में वोट किया, नन अपोज्ड, और किसी ने भी इस लॉ का विरोध किया ही नहीं लोकसभा के अंदर। इन द राज्यसभा 179 मेंबर्स वोटेड इन फेवर while AIADMK's 37 MPs abstained from voting। और राज्यसभा में अगर मैं बताऊं तो 179 जो मेंबर्स थे उन्होंने वोट किया फेवर में और AIADMK के 37 MPs थे
जिन्होंने वोटिंग से परहेज किया, मतलब वोट नहीं किया उन्होंने। वेटरन लॉयर राम जेठमलानी वॉज द ओनली एमपी इन राज्यसभा हु वोटेड अगेंस्ट द बिल। अब एक लॉयर हैं और जो काफी जाने माने हैं, उनके बारे में सभी लोगों को पता है, राम जेठमलानी जी। उन्होंने एनजेक जो एक्ट था, बेसिकली उस समय तो वो एक्ट नहीं बना होगा, प्रेसिडेंट की ऐसे नहीं मिली होगी, बिल था, और तो इसके विरोध में या इसके मतलब कि अगेंस्ट में उन्होंने क्या करा, वोटिंग करी। बस वही एक इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसका नाम यहां पर बताया गया है। The bill was then ratified by 16 state legislatures, including those led by the Congress and the left, before receiving the president's assent. उसके बाद इस बिल को भेजा गया स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास, और 16 स्टेट लेजिस्लेचर्स ने भी इसको अप्रूवल दी, इसको रेटिफाई किया। और उसमें से कुछ ऐसे थे जहां पे ऑपोजिशन पार्टीज रूल करती थी। अगर सेंटर में बीजेपी थी, वहां पर आप देखो लेफ्ट पार्टीज भी थी, कांग्रेस भी थी, उन स्टेट्स ने भी इस बिल को सपोर्ट किया, और लास्ट में प्रेसिडेंट ने एसेंट दी और ये एक्ट बनता है, एनजेक एक्ट और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब कुछ लोग यहां पर ये बोल सकते हैं कि सर ये स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास क्यों भेजा गया, कि भाई ये स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास क्यों भेजा गया। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के प्रोसीजर है, ठीक है, तो उसमें एक प्रोसीजर है स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% स्टेट्स की अप्रूवल। तो यहां पर क्या है, हाईकोर्ट के अपॉइंटमेंट के साथ थोड़ी छेड़खानी करेगी, हायर जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के साथ थोड़ी छेड़खानी करेगी, और इस तरह के जितने बिल्स होते हैं वो 50% उनमें स्टेट्स की अप्रूवल चाहिए होती है, तो स्टेट्स ने भी अप्रूवल दी। इसका मतलब कि बहुत तो स्टेट्स भी इसको सपोर्ट कर रहे थे। The 99th amendment expanded Article 124 to create the NJAC as a constitutional body to replace the collegium system। अब आप यहां पर ये समझो कि ये जो 99th अमेंडमेंट एक्ट था, इसने आर्टिकल 124 को थोड़ा एक्सपेंड किया, उसके अंदर कुछ चीजें और इंसर्ट करी, और आर्टिकल 124 जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था उसको बदल के उसमें लिखा गया कि एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के नाम की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। इसका मतलब कि इसने 99th ने एनजेक के बारे में लिख दिया संविधान के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई। इट्स कॉम्पोजिशन वुड बी, और यहां पर एनजेक का कॉम्पोजिशन भी फिर बताया गया कि जो द सीजीआई एज द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन, कि एनजेक का जो चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो भी सीजीआई है वही इसका चेयरपर्सन बनेगा, एक्स ऑफिशियल होगी। ओके, टू सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस एज द एक्स ऑफिशियल मेंबर्स, और सुप्रीम कोर्ट के दो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर, और जो केंद्रीय मंत्री हैं लॉ एंड जस्टिस वाले वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। टू एमिनेंट पर्संस फ्रॉम सिविल सोसाइटी टू बी नॉमिनेटेड बाय ए कमिटी कंप्राइजिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा, और दो एमिनेंट पर्सन होंगे और इनको नॉमिनेट करेगी एक सिलेक्शन कमेटी, उस सिलेक्शन कमेटी के अंदर होंगे प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कुल मिला के एनजेक के अंदर कितने मेंबर्स का प्रावधान था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर मोस्ट जज, यूनियन लॉ मिनिस्टर और दो एमिनेंट पर्संस। और जो दो एमिनेंट पर्संस होंगे, ठीक है, वन ऑफ द एमिनेंट पर्सन वाज टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज और वुमेन, और जो दो एमिनेंट होंगे उनमें से एक या तो शेड्यूल्ड कास्ट से होगा या शेड्यूल्ड ट्राइब से होगा या किसी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी या रिलीजियस माइनॉरिटीज हो सकता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों का ही प्रावधान है, या फिर कोई वुमेन हो सकती है। द एनजेक एक्ट द सपोर्टिंग लेजिस्लेशन empowered any two members of the NJAC to veto a recommendation if they did not agree with it। अब यहां पर जो मेन चीज थी, जो मेन कंट्रोवर्शियल चीज थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एनजेक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, वो यही चीज थी। जो एनजेक एक्ट था और जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2014 का, इन दोनों के अंदर एक प्रावधान था। इनमें यह प्रावधान था कि एनजेक के जितने भी 6 मेंबर्स हैं उनमें से अगर कोई भी 2 मेंबर्स ये बोल देंगे कि भाई इस बंदे को अपॉइंट मत करो सॉरी, तो वो जो बंदा है उसका नाम रिकमेंड नहीं होगा गवर्नमेंट को, और वो बंदा अपॉइंट नहीं हो सकता फिर, मतलब कि 2 बंदे वीटो कर सकते हैं। द लॉ ऑल्सो सेड दैट द क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट वुड बी सीनियरिटी, रीजनल रिप्रेजेंटेशन एटसेट्रा, और एनजेक ने ये भी बोला कि जो हम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जजेस को जो अपॉइंट करेंगे वो हम सीनियरिटी बेसिस पे करेंगे, यानी कि आर्बिट्रेरी तरीके से करेंगे, अपने मन से कुछ भी किसी को भी उठा के बैठा दिया कि आप जज बन जाओ, और रीजनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे भी करेंगे। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में हम हर एक रीजन को रिप्रेजेंटेशन देंगे, हर एक लैंग्वेज, हर एक रिलीजन को रिप्रेजेंटेशन देने की हम कोशिश करेंगे, हर एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन हम देने की कोशिश करेंगे। तो वही सब चीजें हैं। चैलेंज टू द एक्ट, लेकिन आखिरकार इस एक्ट को कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। एट द हार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चैलेंज to the law was the veto power that the NJAC gave to 2 dissenting members। अब यहां पर मेन जो सुप्रीम कोर्ट को दिक्कत थी, या मेन जिसकी वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया इसको, वो यही था कि एनजेक के जो 2 मेंबर्स हैं, मतलब कि 6 में से किसी भी 2 मेंबर को अपनी वीटो पावर दे दी
कि अगर वो नहीं चाहते तो उस बंदे का नाम रिकमेंड नहीं होगा और वो बंदा अपॉइंट नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एज जज। तो जो वीटो पावर थी ना, वो मेन मतलब कि एक तरह से उसके ऊपर मेन कंट्रोवर्सी हुई। In the context of working of the Indian Constitution, the dominant role of the executive in appointment of judges adversely affected the independence of the judiciary। अब सुप्रीम कोर्ट अपनी जजों ने क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट यही बोलता है कि अगर हम सरकार को ज्यादा रोल देंगे जुडिशरी में जजेस को अपॉइंट करने के लिए तो उससे जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। The judiciary is assigned important role for upholding the rule of law and democracy। और फिर जजमेंट में आगे बोलते हैं कि जुडिशरी को मेन काम दिया गया है लोकतंत्र को बचाने का, सेंट्रल लॉ स्टेट लॉज को इंप्लीमेंट करने का, रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करने का, कि किसी इंसान की ना चले कानून की चले। इट्स डिपेंडेंस, इट्स इंडिपेंडेंस एंड इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। और जो हमारी जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो तो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हम केशव भारती पहले इस डॉक्टर को बना चुके हैं। जुडिशियल रिव्यू कि हम किसी भी लॉ को चेक कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वो है या नहीं है, तो हम रिव्यू कर सकते हैं, ये चेक करके बता सकते हैं कि ये चीज सही है या नहीं। तो जुडिशियल रिव्यू ये भी हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है। प्राइमेसी ऑफ जुडिशरी इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। और जुडिशरी के पास ज्यादा पावर्स होनी चाहिए हायर जुडिशरी में जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर, इन्होंने बोला वो बेसिक स्ट्रक्चर है। क्योंकि अगर हमारे पास पावर ज्यादा होगी जब जाके जुडिशरी इंडिपेंडेंट होकर काम कर पाएगी, और इंडिपेंडेंस जुडिशरी मतलब बेसिक स्ट्रक्चर। इन दिस बैकग्राउंड क्वेश्चन इज वेदर द न्यू स्कीम रिटेन्स the said primacy of judiciary in appointment of judges, the court had said। और कोर्ट ने बोला कि ये सब चीजें हमने आपको बता दी कि प्राइमेसी जुडिशरी के पास ही होनी चाहिए जज के अपॉइंटमेंट की, और वो होनी इसलिए जरूरी है जिससे कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होकर काम कर सके। तो इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर जो मेन चीज है वो ये है कि क्या ये जो नई स्कीम है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये जो नई बॉडी बनाई गई है, क्या ये जुडिशरी को ज्यादा प्राइमेसी देती है या ज्यादा अहम रोल देती है जजेस के अपॉइंटमेंट में जो प्ले कर सकते हैं। मेन सवाल जो है वो यहाँ पर ये है। The veto power would essentially mean there could be a scenario where 3 members of the judiciary, the CJI, and 2 senior most judges were outnumbered by the law minister and the 2 eminent members। और जुडिशरी यहाँ पर अपने जजमेंट में ये बोलती है कि वीटो पावर जो दी गई है किसी भी 2 मेंबर को। अब इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो जुडिशरी के 3 मेंबर्स हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज, ये अगर किसी बंदे का नाम रिकमेंड करेंगे कि इसको गवर्नमेंट अपॉइंट करे सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज, तो अपॉइंट हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो बाकी 2 लोगों के पास आपने पावर दी है वीटो वाली, मतलब कि वो या तो दोनों एमिनेंट यूज कर ले या एक एमिनेंट यूज कर ले, एक यूनियन लॉ मिनिस्टर यूज कर ले, तो एक तरह से फिर तो वो हमारे जितने भी रिकमेंडेशंस वगैरह होंगे उन सबको एक तरह से स्टॉप करवा देंगे वो वीटो करके। क्योंकि वीटो पावर है ना उनके पास। The veto power with the law minister or with non-judge members as against a Supreme Court judge who is member of the collegium may involve interference with the independence of the judiciary, the court said while striking down the amendment and consequently NJAC Act as unconstitutional। Basically सुप्रीम कोर्ट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और एनजेक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, उसने बोल दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो इसीलिए उन्होंने बोला कि जो वीटो पावर दी गई है लॉ मिनिस्टर को भी दी गई है, क्योंकि वीटो पावर तो 6 मेंबर्स के पास है, कोई भी 2 यूज कर सकते हैं उसे एक साथ। तो ये जो वीटो पावर दी गई है अब उसे केंद्रीय मंत्री भी यूज कर सकते हैं, 2 एमिनेंट पर्संस भी यूज कर सकते हैं, किसी भी कॉम्बिनेशन में यूज करें। तो इस वीटो पावर से क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो जज है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो अपने जिस भी बंदे को चाहेंगे वो बंदा कभी अपॉइंट हो ही नहीं पाएगा। तो एक तरह से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस में काफी इंटरफेरेंस करेंगे, अपॉइंटमेंट्स काफी इंटरफेरेंस करेंगे, तो हमारी इंडिपेंडेंस पे काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और इंडिपेंडेंस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने नहीं दे सकते क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा तो बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट होगा, उसे हम वायलेट होने दे नहीं सकते, इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर को बचाने के चक्कर में। On 16th of October 2015, the 5-judge bench ruled with a 4-1 majority that the NJAC was unconstitutional and violated the basic structure of the constitution। और फिर 16 अक्टूबर 2015 का वो दिन था जब सुप्रीम कोर्ट एक मेजॉरिटी डिसीजन लिखता है और उसमें वही बोलता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है, इसलिए ये जो एनजेक है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, और 4-1 का मतलब यहाँ पर ये कि मेजॉरिटी जजमेंट मतलब कि 4 लोगों ने फेवर किया अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने में एनजेक को, और एक ने फेवर नहीं किया, तो वो डिसेंटिंग जज है, वो अपना डिसेंटिंग जजमेंट लिखेंगे। जस्टिस जेएस केयर रोट द मेजॉरिटी ओपिनियन, तो मेजॉरिटी ओपिनियन जस्टिस जेएस केयर ने लिखा along with separate concurring opinions by Justice मदान बिलोकर, कुरियन जोसेफ एंड ए के गोयल। और बाकी इनके साथ जो मेजॉरिटी जजमेंट में थे, मतलब जो लोग ये कह रहे थे कि एनजेक को हटाया जाना चाहिए, वो ये जजेस थे। लेकिन जस्टिस जे चिलमेश्वर डिसेंटेड, उनका मानना ये था
कि कोलिजियम खत्म होना चाहिए, उनका मानना यही था। ठीक है, नेगोशिएटिंग द वीटो, अब ये एक अगली हेडिंग है, यहां पर भी 2-3 पैराग्राफ है, समझते हैं। Even during the 2-month long Supreme Court hearing in 2015, some voices called for negotiating the veto power. अब 2 महीने तक ये मतलब कि केस सुप्रीम कोर्ट में चला 2015 में, और उस समय कुछ लोगों का कहना ये भी था कि इस वीटो पावर के ऊपर कुछ नेगोशिएशंस नहीं हो सकती है क्या? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट इस वीटो पावर को विड्रॉ कर ले और इस लॉ को बचाया जा सके, या बस जुडिशरी के मेंबर्स को दे दे और बाकियों से छीन ले, जिससे कि जुडिशरी के पास प्राइमेसी, मतलब कि इसकी नेगोशिएशंस को लेकर बातचीत चलेगी, क्या इसको गवर्नमेंट इसके ऊपर नेगोशिएशन नहीं कर सकती है? Some voices called for negotiating the veto power. The view was that had the government not been insistent on having a veto against the judges, the amendment might have passed muster with apex court. कुछ लोगों का मानना यहाँ पर यह है कि अगर जो सरकार है उस वीटो पावर के साथ जो उसने जिद पकड़ रखी थी, वीटो पावर तो एनचेक के 2 मेंबर्स के पास होगी, अगर वो वीटो पावर को हटा देती तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर ना करता, इसको एनजेक को खत्म ना करता सुप्रीम कोर्ट जो है। Another issue apart from the veto was the apprehension of a 3-3 deadlock within the NJAC. अच्छा, एक और जो मतलब कि लोगों के मन में उस समय डर था, और वो डर अगर आगे भविष्य में सरकार एनजेक लेकर आती है तो सरकार को उस डर को सॉल्व करने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि एनजेक के अंदर 6 मेंबर्स थे। मैं जैसे कि आपको पहले बता चुका हूं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सुप्रीम कोर्ट के सीएमओ जज, 2 अमेंड पर्सन और एक यूनियन लॉ मिनिस्टर। अगर 3 बंदे जो है बोलते हैं कि अपॉइंट करना है और 3 बंदे बोलते हैं नहीं अपॉइंट करना है, तो एक तरह से डेडलॉक हो जाएगा, अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोसेस कैन बी डन, क्योंकि मेजॉरिटी किसी में भी नहीं है तो डेडलॉक हो सकता है। तो उस डेडलॉक को लेकर भी डर था कि डेडलॉक में कैसा होगा। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज संजय किशन कौल इन इंटरव्यू टू द इंडियन एक्सप्रेस इन December 2023 had said that the Chief Justice of India should have had a casting vote. Okay, जो पहले सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं संजय किशन कौल, उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था इंडियन एक्सप्रेस को दिसंबर 2023 में, और वहां पर उन्होंने बोला था जैसे लोकसभा के स्पीकर के पास कास्टिंग वोट होता है, वो फर्स्ट इंस्टेंस में कोई वोट नहीं करता, अगर डेडलॉक हो गया तो वो कास्टिंग वोट करता है, बाद में वोट डालता है, सेकंड इंस्टेंस में वोट डालता है। तो ऐसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास अगर कोई डेडलॉक होता है तो कास्टिंग वोट भी होना चाहिए, जिससे कि उस डेडलॉक को सॉल्व करा जा सके। अब नीचे आप लोग कमेंट में बताना कि इस तरह का कास्टिंग वोट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और क्या गवर्नमेंट को वीटो पावर अगर दोबारा से गवर्नमेंट एनजेक लाएगी या नहीं, पहले तो ये बताना, और अगर लाएगी तो क्या उसमें वीटो पावर्स को रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, और इस डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए कास्टिंग वोट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सब चीजें आप मेरे को नीचे बताना। इट वुड हैव गिवन अ प्रिडोमिनेंस टू द जुडिशरी। तो संजय किशन कौल जी का कहना ये है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास कास्टिंग वोट होगा तो जुडिशरी थोड़ा ज्यादा कंट्रोल कर पाएगी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को। Once that is done, then the appointment must go through, and there should not be a second look at it by the government. The NJAC could have been balanced if the judiciary predominance was protected. इनका कहना यह है कि NJAC जो है वो बच सकता था अगर जुडिशरी को थोड़ी ज्यादा मतलब कि कंट्रोल दिया होता जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में। तो आई थिंक पॉलिटिकल ऑल्सो it could have possibly been accepted if it had been tweaked rather than set aside, he had said. और इनका कहना यह है कि पॉलिटिकली जो है मतलब कि पार्टीज वगैरह और जो गवर्नमेंट है वो भी एक्सेप्ट कर लेती हल्के फुल्के इसमें चेंजेस, इसको इस तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके साइड में रखना चाहिए, इसे खत्म नहीं करना चाहिए था। इसीलिए आप देखो उस टाइम को दोबारा देखो, आई थिंक पॉलिटिकली ऑल्सो इट कुड हैव पॉसिबली बीन एक्सेप्टेड। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी मतलब कि गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट कर लेती इफ इट हैड बीन ट्वीक्ड, मतलब कि अगर उसमें हल्का फुल्का बदलाव किया जाता, मतलब कि या तो वीटो पावर को गवर्नमेंट विड्रॉ कर लेती, किसी को भी ना देती, या बस जुडिशरी को, जो जुडिशरी के मेंबर्स उनको बस वीटो पावर देती और डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए कोई प्रावधान बनाती, तो हो सकता है कुछ ऐसे चेंजेस से इसको बचाया जा सकता था, इसे कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं थी। The NJAC Act was challenged and struck down before it was actually tested in practice. लेकिन देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, NJAC एक्ट एक्चुअल में इंप्लीमेंट भी नहीं हुआ, उससे पहले ही उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि कोई चीज जब तक प्रैक्टिकल में नहीं आई है, जब तक वो प्रैक्टिस में नहीं आई, इंप्लीमेंट नहीं हुई, जब तक आप ये नहीं पता लगा सकते कि वो चीज गलत है या सही है। तो जुडिशरी को क्या करना चाहिए था कि गवर्नमेंट को कुछ साल देने चाहिए थे, NJAC को कुछ साल देने चाहिए थे, और उसका जब अगर प्रैक्टिस में लगता है कि गलत है और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को काफी हार्म पहुंचा रहा है तो इसे स्टट डाउन कर सकती थी। The ruling said that for the judiciary to be independent, it was necessary that it had the primary say in appointing judges. और रूलिंग में यहाँ पे उन्होंने यही वाली बात बोली दोबारा से कि भाई जुडिशरी इंडिपेंडेंट जब ही रह पाएगी जब जजेस को खुद अपॉइंट करेगी। विदाउट दैट एनी लॉ वुड वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट को रखना चाहती है जजेस को खुद अपॉइंट करना होगा, और अगर जुडिशरी को, अगर जजेस को जजेस ही अपॉइंट नहीं कर पाएंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर जो वायलेट हो जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंस वायलेट हो जाएगी, हमारी इंडिपेंडेंस हमसे छीन ली जाएगी। तो यही बेसिकली इस न्यूज में था।
तो इससे अब आपको कम से कम ये तो पता चल गया कि एनजेक क्या था और क्यों इसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, बेसिकली उस वीटो पावर की वजह से। कोलिजियम सिस्टम क्या है, तो ये आपको कम से कम चीजें तो पता चली। और देखो ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप इस तरह की वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस देखोगे, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करोगे, क्योंकि एवरेज जो सिटीजन है, जो नॉर्मली थोड़ा बहुत अवेयर रहना चाहता है, उसको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अवेयर सिटीजन को, एवरेज जो अवेयर सिटीजन है उसे